हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर में हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करना है। ये आपके जो बेसिकली आपके स्टडी मटेरियल का फर्स्ट मॉड्यूल है, उसका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1.10। और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये मैंने अपने बिल्कुल पहले लेक्चर में, जहां मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था, वहां पे भी बताया था आपको कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो मेरा मानना है हर इंस्टीट्यूट को अपने किताब में, अपने कोर्स में एज अ सेपरेट चैप्टर कराना चाहिए कि बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, क्या उसके पीछे की रीजन है। क्योंकि ज्यादातर जगह ये चैप्टर जो है, या ये जो इसके जो कॉन्सेप्ट है बोलूंगा, या जो अकाउंटिंग पार्ट है, वो फाइनल अकाउंट्स के साथ कराया जाता है, लेकिन वहां बच्चा जल्दी से समझ नहीं पाता। तो आपके बेस बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एंड आई रियली अप्रिशिएट आपके सीएमए इंस्टीट्यूट को। मैं काफी मानता हूं कि उन्होंने सोच समझ के इस चैप्टर को एज अ सेपरेट चैप्टर रखा हुआ है। तो वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। भाई क्वेश्चन तो देखो आएगा, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आपका पर्पस कभी भी नहीं होना चाहिए। आपका पर्पस होना चाहिए कि आप चीजों को समझो, आप अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को समझो। क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे यार, ऐसे नहीं तो वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे, मुझे पता है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर से आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट, इनकी अकाउंटिंग अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से अपने रजिस्टर्स नोटबुक में जहां पे भी आप लिखते हैं उसमें फ्रेश पेज पे हेडिंग डालना, अकाउंटिंग फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो सिर्फ मतलब ये कह सकते हो, आप कह सकते हो 99.99% एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें मेजरली कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन देखो तो ज्यादा आपको बुक में कोई ऐसा इलस्ट्रेशन भी कुछ ज्यादा नहीं मिलेंगे, एक या दो मिलेंगे, बट कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो इसमें हमारा फोकस कॉन्सेप्ट पे रहेगा, तो आपको मेरे साथ साथ लिखना भी बहुत पड़ेगा, आपको मेरे साथ साथ एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। अच्छे से कवर करना पड़ेगा इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं छोटा सा टाइम पास चैप्टर है, एक लेक्चर में खत्म कराओ। नहीं भाई, एक नहीं, कम से कम दो लेक्चर आपको इस चैप्टर में लगाने पड़ेंगे, तभी अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, चलो तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालना, मीनिंग ऑफ प्रोविजन। तो यहां मैंने आपको टर्म लिख के दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो सवाल उठा यहां पे प्रोविजन का क्या मतलब होता है, तो लिखो मीनिंग ऑफ प्रोविजन। चलो तो लिखता शुरू करना, समझ भी आता रहेगा। तो प्रोविजन से रिलेटेड बात करते हैं। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये टर्म आपने अपने क्लास 12 में जरूर सुना होगा, जब फंडामेंटल चैप्टर अप करते थे, कि कुछ खर्चे जो होते हैं, बेसिकली जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट को कहीं ना कहीं कम कर देते हैं, राइट। तो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सिंपल भाषा में मतलब ये एक्सपेंस होता है। दूसरा, इट इज प्रोवाइडेड, या ऐसे लिखो, इट इज क्रिएटेड लिखना चाहिए, अंग्रेजी गलत हो गई। इट इज क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड, ये सही है। इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर एनी लाइबिलिटी और लॉस। ब्रैकेट में लिख लो फ्यूचर। ठीक है, तो कोई फ्यूचर लाइबिलिटी या कोई फ्यूचर लॉस होगा, उसके अगेंस्ट हम आज ही प्रोविजन बना देते हैं, राइट। तो ये बोलने का मतलब है कि इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर एनी लाइबिलिटी या लॉस जो फ्यूचर में हो, जो फ्यूचर में हो। उसके बाद सच लाइबिलिटी और लॉस इज एक्सपेक्टेड, बट amount cannot be ascertained, amount cannot be ascertained with, reasonable accuracy
दैट इज provision is created based on estimates, based on estimates. तो प्रोविजन जो बनाया जाता है वो एस्टिमेट करके बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, पर्पस ऑफ प्रोविजन, पर्पस ऑफ प्रोविजन। पहला ए, फॉर लाइबिलिटी, फॉर लाइबिलिटी एंड चार्जेस ऑब्लिक एक्सपेंसेस। जैसे कि आपने बचपन में सुना होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस एटसेट्रा। एग्जाम्पल भी लिखते हुए चलना तो क्लियर रहेगा। उसके बाद बी, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट। इसके ब्रैकेट में लिख लेना एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। पिछला ही चैप्टर करा हमने, उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में सीख चुके हैं बेसिकली। या फिर सी, वैल्यूएशन ऑफ, वैल्यूएशन सॉरी एडजस्टमेंट लिखना था, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट्स। जैसे इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि हमारे इस चैप्टर का बेसिकली पार्ट है, ठीक है। तो पहले यहां तक चर्चा कर लेते हैं। तो भाई जब हमें इस चैप्टर में करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमारा चैप्टर का जो सबसे मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इस पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो अब यहां एक टर्म आ जाती है प्रोविजन। तो व्हाट डज प्रोविजन मीन, प्रोविजन क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, ये समझना पहले जरूरी है। पहले बेस क्लियर होना जरूरी है, तभी तो आप आगे की बात समझ पाओगे। तो पहले हम ये जो पार्ट का डिस्कशन का पार्ट कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोविजन समझने के लिए करें कि भाई प्रोविजन क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। तो हमने बोला पहली बात, प्रोविजन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है क्योंकि एक एक्सपेंस होता है। जब भी प्रोविजन बनता है तो हमेशा आप आगे देखोगे कि पीएनएल अकाउंट में इसका इफेक्ट जाता है, इसका फाइनल जो इफेक्ट होता है, जो भी हम प्रोविजन बनाते हैं उसका इफेक्ट जाता है पीएनएल अकाउंट में, यानी कि वो एक एक्सपेंस होता है। दूसरी बात, ये प्रोवाइड किया जाता है टू प्रोवाइड फॉर एनी लाइबिलिटी या फ्यूचर कोई लॉस, ये हमने बोल दिया। बाकी और अभी थोड़ी देर में और डिस्कस करेंगे कि क्यों क्यों बनाया जाता है, क्या क्या रीजंस होते हैं प्रोविजन बनाने के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमने बोला कि भाई फ्यूचर में जो लाइबिलिटी है या फ्यूचर में जो लॉस है जिसके अगेंस्ट हम प्रोविजन बना रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड है। मैंने बोला ये फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, होगा हमें पता है। लेकिन सबसे मजेदार बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की होती है कि भाई ये कितने का एग्जैक्ट लॉस होगा, कितनी एग्जैक्ट लाइबिलिटी आएगी, वो हम एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता होता, ये नहीं हम एग्जैक्ट निकाल सकते। यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रोविजन बनता है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे बनता है, हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि अच्छा इतना नुकसान होगा या इतनी की लाइबिलिटी आएगी फ्यूचर में, जिसके अगेंस्ट हमें आज प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन की एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई इसमें जो अमाउंट होता है वो रिलायबली एस्टिमेटेड होता है, रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, लेकिन वो होता अंदाजा ही है, एग्जैक्ट नहीं पता हमको कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट है, क्योंकि एग्जैक्ट पता होता तो बात ही खत्म होगी, तो फिर प्रोविजन की बात ही नहीं करते। तो प्रोविजन की बात ही होती है
कि फ्यूचर में होने वाला कोई लॉस वगैरह है उसके अगेंस्ट हमें आज ही प्रोवाइड करना है, लेकिन उसका एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं, तो उसका हमें अंदाजा लगाना है। तो प्रोविजन बनाया जाता है अंदाजा लगा के। बात समझ में आ गई? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप लिंक कर लेना, आपने बचपन से पढ़ा होगा, सुना होगा कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 1%, 2%, 5%, 10%। पार्टनरशिप अकाउंट्स के क्वेश्चन में बहुत आता था। तो ये 1%, 2%, 5%, 10% क्या होता था? ये अंदाजा होता था, ये एस्टिमेट होता था कि भाई ठीक है 5% हमारा नुकसान होगा, डेटर्स का 5% नुकसान होगा, इसलिए प्रोविजन बना दो। ये अंदाजा लगाते थे, हमें एग्जैक्ट थोड़ी पता फ्यूचर किसने देखा है। एक्चुअल नुकसान फ्यूचर में क्या होगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, किसे पता। समझ आ गई बात? अच्छा, अब पर्पस क्या है, एग्जैक्ट प्रोविजन बनाने के पर्पस क्या है? या तो कोई फ्यूचर की कोई लाइबिलिटी या एक्सपेंसिव, जैसे कि हमने पहले बोला, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस होता है, इनकम टैक्स का खर्चा, उसके अगेंस्ट हम प्रोविजन बनाते हैं। आपको 12th क्लास में याद होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत आता था, या फिर कंपनी अकाउंट्स में बहुत आता था। प्रोविजन फॉर टैक्स की बात होती थी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है बेसिकली फ्यूचर में जो टैक्स का खर्चा होगा उसके अगेंस्ट हम प्रोविजन बना लेते हैं। एग्जैक्ट खर्चा बाद में पता लगेगा, जब टैक्स की असेसमेंट होगी, जब हम एक्चुअल इनकम असेसमेंट में डालेंगे तब पता लगेगा, लेकिन हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इतना लगभग टैक्स का खर्चा होगा, उसका प्रोविजन बना लेते हैं। यहाँ पे प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस, कि भाई कोई लीगल मैटर चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है हमारा, अब एक्चुअल कितना खर्चा आएगा लीगल, भाई लॉयर की एक्चुअल फीस बाद में कितनी आएगी, फ्यूचर में कितनी हियरिंग्स होगी। भाई लॉयर जो है, एडवोकेट जो है, वकील जो है, वो तो पर हियरिंग की फीस लेता रहेगा मेरे को। अब मुझे थोड़ी पता है कि भाई मेरे जो कोर्ट बैटल चल रही है वो 5 हियरिंग में खत्म हो जाएगी, 10 हियरिंग में खत्म होगी, कितनी हियरिंग लगेगी, इसके अलावा और क्या लीगल खर्चे फ्यूचर में आते रहेंगे, ये एग्जैक्ट तो नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि खर्चा होगा, भाई कोर्ट केस चल रहा है तो लीगल खर्चा तो होगा, वकील फीस लिए बिना थोड़ी कोर्ट पे केस लड़ लेगा मेरा, तो खर्चा होगा। लेकिन कितनी हियरिंग होगी, कितने सेशंस होंगे, कितने बार मतलब जाना पड़ेगा कोर्ट में, कितनी बार लॉयर को फीस देनी पड़ेगी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, तो ये मुझे अंदाजा लगाना पड़ता है। तो इसलिए लीगल खर्चों के लिए भी प्रोविजन बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स है, ऐसे और भी खर्चे हो सकते हैं जिसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, जैसे ग्रेचुटी वगैरह का होता है। भाई इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में प्रोविजन को ग्रेचुटी बनाते हैं हम लोग, कि फ्यूचर में एम्प्लॉय कोई छोड़ के जाएगा, रिटायर होके जाएगा, तो उसे ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। अब उसका भी अंदाजा लगाया जाता है कि कितनी ग्रेचुटी दी जाएगी। कोई एक्चुअल तो जब जाएगा एम्प्लॉय तब मुझे पता लगेगा कितनी उसको ग्रेचुटी देनी है। तो आज मुझे उसका अंदाजा लगाना पड़ता है कि भाई ग्रेचुटी तो देनी पड़ेगी जब एम्प्लॉय जाएगा, बट कितनी देनी पड़ेगी हमें पता नहीं, तो हम उसका अंदाजा लगाएंगे, एस्टिमेट करेंगे। इसी तरह से प्रोविजन फॉर एडजस्टमेंट या वैल्यूएशन एडजस्टमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट, इसका तो आप देख चुके भाई, हम इस पे चैप्टर ही कर चुके। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन बच्चों एक एस्टिमेट होता है अल्टीमेटली, ये बात हमने बोली थी भाई, एस्टिमेट है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। भाई ठीक है, कॉस्ट ले ली, कितने साल मेरी मशीन एसेट या जो भी है चलेगा, कितनी मुझे उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, इन सब पे निर्भर करता है डेप्रिसिएशन। अब ये सब अंदाजे हैं कि मेरी मशीन कितने साल चलेगी नहीं चलेगी, ये मेरा अंदाजा है। मेरी मशीन जब खत्म हो जाएगी, 10 साल 5 साल खत्म हो जाएंगे, तो कितने में बिकेगी, ये भी मेरा अंदाजा है। तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन जो मैं लगा रहा हूं कि मैं कितनी कंजम्पशन कर रहा हूं अपने एसेट, ये अंदाजा है मुझे एग्जैक्ट थोड़ी। मेरा अगर मैं एसी चला रहा हूं तो मेरा एसी कितना घिस रहा है मुझे बता थोड़ी रहा है कि भाई तूने मेरे को इतना घिस दिया। गाड़ी हमारी सड़क पे चलती है तो गाड़ी मुझे बताती थोड़ी है कि भाई मैंने इतनी चल गई, मेरी वैल्यू इतनी कम हो गई। ये तो मैं अंदाजा लगाता हूँ कि इतनी की वैल्यू मेरी यूज हो गई गाड़ी की, या मोबाइल की मेरी इतनी वैल्यू में गिरावट हो गई, ये मेरा सब अंदाजा है। तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया जाता है ये भी तो अंदाजे पे बनाया जाता है। तो ये भी फ्यूचर नुकसान है, लॉस होगा, एसेट की वैल्यू गिरेगी, कितना होगा मुझे नहीं पता, तो मैं अंदाजा लगा के बना देता हूं। और फिर हमने बोला वैल्यूएशन एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब इस चैप्टर में आपको पता लगेगा और आपको पता भी होगा कि ये जो बनाया जाता है ये डेटर्स के अगेंस्ट बनाया जाता है, और डेटर्स जो होते हैं वो हमारे करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ प्रोविजन दैट इज क्रिएटेड अगेंस्ट अ करंट एसेट। और ये भी अंदाजा है भाई, जैसे कि मैंने पहले भी बोला भाई, कितना मेरा डेटर्स खराब होंगे, कितने से पैसा मुझे नहीं मिलेगा, ये मुझे थोड़ी पता है अभी। मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि 2% डेटर से मुझे पैसा नहीं मिलेगा, 5% डेटर से मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, तो मैं अकॉर्डिंगली प्रोविजन बनाता हूं। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर, ये बात हो गई, समझ आ गई हमको। नेक्स्ट डालो हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालना, इसमें लिखना, हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ डेट्स, टाइप्स ऑफ डेट्स। तो देखो डेट्स में बात समझना पहले, डेट्स अराइज कब होते हैं,
जब यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक डेट की बात कर रहे हैं। तो भाई हमारे बिजनेस में होती है क्रेडिट सेल्स। आपको पता है कि बिजनेस में क्रेडिट सेल्स होती क्यों है? आप इतनी बार क्रेडिट सेल्स देखते हो प्रैक्टिकली, आप अपने क्वेश्चंस वगैरह भी करते हो तो उसमें क्रेडिट सेल्स वगैरह, क्रेडिट परचेस बहुत होती है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाओगे तो उधारी पे सेल बहुत आपको दिखेगी बड़े बड़े बिजनेसेस। छोटे मोटे नहीं कह रहा मैं, ये नहीं कह रहा कि आपके अपनी किरानी की, लोकल किरानी की दुकान में जा रहे हो तो वो आपको डेट क्रेडिट पे सेल कर रहा है। हम बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। हालांकि हाँ, आपका अगर कोई करीबी कोई दुकान है, आपकी पुरानी दुकान है जहाँ पे पुराने कस्टमर हो, तो वो भी आपको उधारी पे दे देते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पे उस तरह की उधारी की बात नहीं होती। यहाँ पे हम थोड़े बड़े लेवल पे बात करते हैं, बड़े बिजनेसेस में, जहाँ पे बड़े बड़े कस्टमर्स को बड़े बड़े अमाउंट की सेल की जाती है, बड़े बड़े अमाउंट की ट्रांजेक्शन होती है। तो कोई भी बिजनेस में क्रेडिट सेल्स क्यों होता है, आपको पता है बात? क्रेडिट सेल किया जाता है टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। कस्टमर्स को बुलाने के लिए, उनको लालच देने के लिए क्रेडिट में सेल की जाती है। भाई कोई भी क्रेडिट पे सेल क्यों करेगा? भाई क्रेडिट सेल करना अपने आप में नुकसान है। किसी को आप उधार पे कुछ बेच रहे हो भरोसा करके कि वो आपको पैसे देगा, तो भरोसा टूटने में टाइम थोड़ी लगता है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो क्रेडिट सेल की जाती है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। बस समझ में आ रही है? क्योंकि आप खुद सोचो, आप मानो आप गए, आप बोला कि चलो मैं एक मोबाइल खरीदूंगा। आप मोबाइल खरीदने गए, दो दुकान सामने बैठी है, आपके दो दुकान है, दोनों दुकान में जो मोबाइल आप खरीदने गए वो सेम दाम पे दे रहा है। लेकिन एक दुकानदार कह रहा है कि मैं आपको 15 दिन का टाइम दूंगा, अभी ले जाओ मोबाइल यूज करके देख लो, आप बाद में पैसा दे देना। एक मोबाइल वाला कह रहा है कि भाई नहीं नहीं, पहले पैसे लाओ फिर हम मोबाइल देंगे। तो एक साइकोलॉजी है। देखो अल्टीमेटली चाहे आप उधारी पे खरीदने जाओ, चाहे आप हाथ के हाथ पैसा दो, पैसा तो आपको अल्टीमेटली देना ही देना। लेकिन एक साइकोलॉजी होती है, एक अलग टाइप की साइकोलॉजी है। आपको साइकोलॉजिस्ट ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे या समझा पाएंगे कि वो साइकोलॉजी क्या होती है। कि हम अट्रैक्ट होते हैं कि भाई जो उधारी पे आपको बेच रहा है, आपको कुछ उसकी तरफ एक अट्रैक्शन होता है। यू गेट अट्रैक्ट। आपको लगता है कि हाँ, एक ये भरोसा आपको दे रहा है, कोई आपको भरोसा दे रहा है, इसलिए आप उसके पास जाते हो, आप अट्रैक्ट हो जाते हो। तो एक साइकोलॉजी होती है कि भाई अगर आप एक कोई बड़े लेवल पे कोई खरीदने जाओ सामान, तो जो आपको उधारी पे देने को तैयार है सामान, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। समझ आ रही बात? तो वही बात है। इसीलिए एज अ बिजनेसमैन, कोई भी दुकानदार या बड़े लेवल पे की हम बात कर रहे हैं, बड़ी कंपनीज क्रेडिट सेल करती है तो अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एनी हाउ क्रेडिट सेल हुई। क्रेडिट सेल होती है तो आपको उसकी बचपन से जनरल एंट्री पता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यानी कि क्रेडिट सेल्स करते ही हमारे पास आ जाते हैं डेटर, यानी कस्टमर हो गए बेसिकली जिनसे हमें पैसा मिलना है। हमने सेल करी उधारी पे, अब उसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिलना है। तो ये डेटर होते हैं, मतलब जिनको अभी येट टू पे, इनको अभी हमें पैसा देना है। तो यहीं पे इन डेटर को, ये जो पैसा है जो हमें डेटर से मिलना है, इसी को यहाँ पे हम टर्म दे देते हैं डेट। तो जब हम टर्म बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसमें इस डेट की यहाँ पे बात होती है, वो पैसा जो हमें डेटर से मिलना है। ठीक है? अब वो कब मिलना है वो डिपेंड करेगा हमारे क्रेडिट पीरियड पे। भाई हमारे बीच में एग्रीमेंट क्या है कि हम कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ करेंगे। हो सकता है हम 10 दिन का टाइम दे, हो सकता है हम 15 दिन का टाइम दे, हो सकता है हम 1 महीने का टाइम दे। जनरली 10 to 30 डेज का बेसिकली टाइम चलता है प्रैक्टिकली, कि 10 to 30 डेज के अंदर आप पे कर दो। वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट। ठीक है? तो जैसे एग्जाम्पल 15 डेज का टाइम दिया हमने, 1 मंथ का टाइम दिया, एटसेट्रा। तो दिस डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट कि भाई एग्रीमेंट क्या। तो यहां पे अब इस डेट की बात हो रही है कि जो पैसा डेटर से हमें मिलना है, इसको हम यहां पे डेट बोल रहे हैं। तो हमारी हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ डेट्स। तो अब डेट्स के कितने टाइप्स होते हैं देखना। अब आप थोड़ी सी चीजों को बारीकी से समझोगे। फर्स्ट एक हम बोलते हैं गुड डेट्स। गुड डेट्स, गुड डेट्स का मतलब क्या हुआ है? डेट्स likely to be realized in full। यानी ये वो डेट है, वो डेटर है जिनसे हमें कोई शक नहीं, हमें पूरा यकीन है कि इनसे तो पैसा मिल जाएगा। वी हैव नो रीजन टू बिलीव कि भाई इनसे पैसा नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, जो भी है। तो ये अच्छे डेट्स हैं कि इनसे तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। भाई यहाँ अच्छे कस्टमर है, हमें सालों से जानते हैं, हमें पता है कि ये पैसा दे ही देंगे। ठीक है? तो आप जो लोकल दुकान से खरीदते हो ना, कभी कभी अपनी पुरानी दुकान से जाके खरीद लेते हो उधार पे, वो बोलते हैं चलो कोई नहीं भाई, आप कल दे देना पैसे, या आपके महीने का हम हिसाब रख देते हैं, अब 1 महीने बाद पैसे दे देना।
आप उनके लिए गुड डेट होते हो, तभी वो आपको उधारी भी देते हैं सामान। समझा गई? तो गुड डेट मीन वो डेट जो हमें पता ही है हमें रियलाइज हो ही जाएगा, फुल पूरी तरह से रियलाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक होता है बैड डेट्स। ये टर्म आपने सुनी है बचपन से। तो बैड डेट्स क्या है? डेट या डेट्स कंफर्म्ड टू बी इररिकवरेबल। इररिकवरेबल बोले तो इट इज अ कंफर्म्ड लॉस। इट इज अ कंफर्म्ड लॉस, पक्का पक्का हो गया नुकसान भाई। तभी तो आप बैड डेट की एंट्री क्या डालते हो? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। आप बैड डेट को डेबिट कर देते हो बिकॉज वो लॉस है, और डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो क्योंकि अब वो डेटर से पैसा मिलना ही नहीं, तो डेटर को खत्म करो, क्योंकि ये कंफर्म्ड लॉस है कि आपको पता है अब ये पैसा नहीं मिलने वाला, कंफर्म हो गया। तो इनको हम बोलते हैं बैड डेट। तो यहां से टर्म निकल गया है बैड डेट, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। और तीसरा हमारा होता है डाउटफुल डेट्स, जिसके अगेंस्ट एक्चुअली प्रोविजन बनता है। तो इसीलिए आप बचपन से सुनते आ रहे हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये डेट्स का वो है टाइप है, एक टाइप है डाउटफुल डेट जिसके अगेंस्ट हम प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, तो लिखना डेट्स whose collection is not certain। पता नहीं भाई, डाउट हो रहा है हमको, शक हो रहा है, पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर लिखना दे मे और मे नॉट टर्न इन बैड डेट्स इन फ्यूचर। हो सकता है कल को ये बैड डेट हो जाए, पैसा मिला ही ना, इरिकवरेबल हो जाए, हो सकता है मिल भी जाए, हमें नहीं पता, बट डाउट हो रहा है। कुछ ऐसे रीजन है, फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें डाउट है कि ये पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें डर है, शक है। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं डाउटफुल डेट, और इसलिए इनके अगेंस्ट हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं। तो देखो अब आपका बेस बन गया, हम पूरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तक चलते आ गए। पहले हमने देखा कि प्रोविजन होता क्या है, क्यों बनता है, फिर हमने डेट्स के बारे में डिस्कशन कर ली कि डेट्स किस तरह की होती है, और अब नाउ वी कैन मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। तो मेन जो हमारा एक्चुअल पार्ट ऑफ डिस्कशन है इस चैप्टर में, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो आपका देखो बेस बन गया भाई। जब बिल्डिंग बनानी होती है ऊपर तक, तो पहले उसका एक फाउंडेशन ले डाउन किया जाता है, एक फाउंडेशन ले डाउन किया जाता है। आप कभी भी देखना जब नई बिल्डिंग बन रही होती है तो पहले गड्ढे वड्ढे खोद के उसका एक फाउंडेशन तैयार किया जाता है जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होगी। तो अब आपका एक फाउंडेशन बन गया। आप डाउटफुल डेट तक बात समझ गए, आप प्रोविजन की बात समझ गए। नाउ अब आपका फाउंडेशन तैयार है, तो अब आप अपना बिल्डिंग बना सकते हो कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है और उसकी फिर अकॉर्डिंगली हम अकाउंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो, पहले आप मेरे साथ साथ लिखते रहना भाई। देखो मैंने आपको पहले बोला है कि बहुत ही 100% कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारी लिखना पड़ेगा, समझ समझ के लिखना पड़ेगा, सिर्फ लिखना नहीं समझ के लिखना है। अमाउंट चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोवाइड फॉर पॉसिबल कलेक्शन लॉस फ्रॉम डेटर्स। समझ आ गई बात? मतलब किसकी बात करी? पॉसिबल कलेक्शन लॉस। जब मैंने बोला तो हमने ये डाउटफुल डेट्स की तो बात करी, यही तो है कि डाउटफुल डेट्स वो डेट्स जो पॉस हमें लगता है कि भाई पता नहीं कलेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे डाउटफुल डेट है। तो इनके अगेंस्ट जो हम प्रोविजन बनाती है कि भाई कल को अगर मानो ये हमसे पैसा हमें नहीं मिल पाता, हमारा नुकसान हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट हम प्रोविजन आज ही बना लेते हैं। अब सवाल उठा सर अभी भी बताओ प्रोविजन बनाते क्यों है? ये भी तो पॉसिबल है ना कि कल को हमें मिल जाए पैसा, तो हम प्रोविजन बना ही क्यों रहे? तो आपको याद होगा हमने एक कॉन्सेप्ट, एक प्रिंसिपल किया था अपने बिल्कुल शुरुआती लेक्चर्स में, अगर आपने देखा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविजंस जब भी बनाने की बात होती है तो लिख लो
इट इज एन एप्लीकेशन, पहले लिखो फिर आपको समझ आ जाएगा, ऑफ प्रूडेंस, या जिसका एक और नाम होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। 100% एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से आता है, आ सकता है मैं बोलूंगा, तो लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये बात आपको याद रखनी है, बड़े इजीली इस पे एमसीक्यू बनता है। इवन फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये हम प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का पालन करने के लिए प्रोविजन बनाते हैं। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता था, ये बोलता था कि भाई अगर फ्यूचर में पॉसिबल लॉस होने वाला है, आपको लगता होगा, तो उसके अगेंस्ट आज ही लॉस डाल दो, एंटिसिपेटेड लॉसेस को आज ही प्रोवाइड कर दो, बट एंटिसिपेटेड गेन्स को मत प्रोवाइड करना। ठीक है, तो डाउटफुल डेट क्या है कि भाई ये पॉसिबल हो सकता है, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इनसे बैड डेट्स हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो उसके अगेंस्ट प्रूडेंस को ध्यान में रखता है आज ही आप अपना प्रोविजन बना लो। ठीक है, तो दिस कैन बी इजीली आस्क्ड इन द एमसीक्यू, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आपको याद रखना। अब फाइनली भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब मुद्दे की चीज है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, असली जो समझना है आपको वो क्या है। अल्टीमेटली मुंशीगिरी तो ही समझनी है ना। हाँ, मुंशीगिरी समझने के लिए बेसिक आपको समझ आना चाहिए, कि पता होनी चाहिए चीजें क्या है क्यों है, वरना आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो अब हमें अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे इसका आना है, तो आप चाहे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डाल दो, ये मेन आपका कह सकते हो पार्ट बन गया, कि अब इसके आगे हमारी जो सारी डिस्कशन होगी वो सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड होने वाली है इस पूरे चैप्टर में। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, देखा जाए तो चाहे कोई तो बहुत आसानी से एक लेक्चर में भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो आपको हड़बड़ी नहीं करनी। बच्चे हड़बड़ी में पढ़ते हैं चैप्टर, इस तरह के जो चैप्टर होते हैं ना, बच्चे कोशिश करते हैं हड़बड़ी में पढ़े, क्योंकि बच्चों ने सुना होता है सर हमने तो बड़े चैप्टर के नाम सुने, एनपीओ, कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये क्या टाइम पास के लिए इंस्टीट्यूट ने चैप्टर डाला है तो बस मजबूरी में पढ़ना है। नहीं भाई, आपका कुछ बेस बनेगा अच्छा इस पे। अगर आपने मेरी मान लेना, अगर मेरे जी साथ आपने ये चैप्टर कर लिया, ये वाला, आपको जिंदगी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कभी भी परेशान नहीं करेगा जिंदगी में, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसी ना किसी ढंग से कहीं ना कहीं आ ही जाता है। आप खुद देख चुके हैं, लाइव एग्जाम्पल देख चुके हैं, आप क्लास 11th में पढ़ते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में, वहां पर रट रूट के जैसे तैसे निपटा लेते थे। लेकिन जिन बच्चों ने 11th में ढंग से नहीं समझा होता था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट क्या कैसे, उनको 12th में दिक्कत आती थी, क्योंकि 12th में एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, इन चैप्टर में उसी की एडजस्टमेंट आ जाती थी, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। वहां बच्चों को समझ नहीं आता था कि हमें क्या डालना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या अमाउंट डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, वहां बच्चे फंस जाते थे। तो इसलिए कह रहा हूं, बेसिक अगर आपका ये अकाउंटिंग समझ आ गया ना, फिर वो चाहे किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी आ जाए, आपको कभी भी ये परेशान नहीं करेगा। आपको कुछ भी और पढ़ने की, कहीं भी कुछ भी और रेफर करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बिल्कुल ऐसे कराऊंगा इस पार्ट को। ठीक है, चलो, तो हेडिंग डाल लिया आपने, आप चाहे तो एक सेपरेट हेडिंग डाल लो, नहीं तो ऐसे मैंने इसको एक पार्ट ऑफ एरो पॉइंट ही बना लिया, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ही चल रहा है। ठीक है, चलो, तो इसमें नंबर 1 लिखना सबसे पहले। बिफोर मैं आपको एक्चुअली प्रोविजन के बारे में बताऊं, पहले आपको बेड डेट्स की ट्रीटमेंट समझना जरूरी है, क्योंकि सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इनफैक्ट इवन आपके वो चैप्टर का नाम इवन तो है नहीं, लेकिन आगे एक और आएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी मैं आपको कराऊंगा। पूरा 100% करोगे आप इसको अच्छे से, तो सब आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। चलो ठीक है, तो बेड डेट्स थोड़ा से बीच बीच में लिखना, इसके अराउंड बादल बनाना, और इसमें 2 बाइफरकेशन निकालना, इसकी अकाउंटिंग एस्पेक्ट समझना जरूरी है पूरा 100%। एक बेड डेट होता है बच्चों जो हमारे ट्रायल बैलेंस में हमको नजर आता है। अगर क्वेश्चन वाले ने आपको ट्रायल बैलेंस दी होगी तो आपको ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स कभी कभी नजर आता है। फाइनल अकाउंट्स में ऐसे ही होता था कि कभी कभी बेड डेट आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आता था। और एक होता है जो आपको बेड डेट दिया जाता है आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, एज पार्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। 2 तरह के हमने बेड डेट्स निकाल ली। भाई देखो, बेड डेट्स तो वही है, ऊपर जो मैंने बोला वो डेट जो पक्का है, कलेक्ट नहीं होंगे, 100% लॉस है। लेकिन एक बेड डेट है जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है,
एक बैड डेट है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर हमें क्वेश्चन वाला बता रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों इन दोनों में बाइफर्केशन करना जरूरी है? तो बच्चों ट्रायल बैलेंस वाला जो बैड डेट है ना, रटना मत कुछ भी। मैं लिखवा रहा हूं बट मैं आपको रटवा नहीं रहा, प्लीज प्लीज कृपया करके बच्चों, मैं जो भी समझाऊंगा रटना नहीं है, आपको समझना है दिमाग से। आपको पता है भाई ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज कब आती है, आप पूरा एक अकाउंटिंग का प्रोसेस फ्लो समझ चुके हो कि पहले आप जर्नल सब्सिडरी बुक्स वगैरह में रिकॉर्डिंग करते हो, फिर आप लेजर वगैरह में उसको पोस्ट करते हो, और वहां से फिर लेजर से आप बैलेंसेस को उठा के ट्रायल बैलेंस में लाते हो। तो अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो उस चीज की अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। जो भी चीज ट्रायल बैलेंस में आ रही है उसकी अकाउंटिंग, उसकी रिकॉर्डिंग सब कुछ हो चुका है, तभी वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, वरना थोड़ी आता। तो अगर बेड डेट ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, दैट मीन्स कि ये बेड डेट ऑलरेडी पुराना बेड डेट है जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, इट इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर। इसलिए बच्चों ट्रायल बैलेंस के बेड डेट को हम बोल देते हैं एग्जिस्टिंग बेड डेट। वो बेड डेट जो नया नहीं है, ये कोई नया बेड डेट नहीं आ गया, ये तो पुराना ही बेड डेट है जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको बेड डेट दे रखा है, इसका मतलब वो कोई बेड डेट होगा जो ट्रायल बैलेंस में भी बनने के बाद आया होगा, नया कोई बेड डेट होगा। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं फर्दर बेड डेट्स, कि कोई बाद में आया हुआ बेड डेट है। हमें ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त नहीं पता था, लेकिन ये हो चुका था बेड डेट, ऐसा समझ लो। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, ट्रायल बैलेंस का जो एग्जिस्टिंग बेड डेट है, ये ऑलरेडी, इसकी आपको कोई अकाउंटिंग नहीं करनी, ये ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसमें लिख लो अकाउंटिंग एंट्री फॉर बेड डेट इज ऑलरेडी पास्ट, इज ऑलरेडी पास्ट। तो यहां पे आपको नो एंट्री, मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर कोई बेड डेट है तो ऑलरेडी उसकी एंट्री हो चुकी, तभी वो आ रहा है, आपको उसकी कोई एंट्री अलग से करनी नहीं है। लेकिन ट्रायल बैलेंस का जो नया बेड डेट है बाहर जो दे रखा है, फर्दर बेड डेट है, इसकी एंट्री आपको पास करनी है। अकाउंटिंग एंट्री फॉर बेड डेट इज नॉट येट पास्ट, is not yet passed and hence to be passed by us। ठीक है, तो अभी आपको ना समझ आएगा धीरे धीरे जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। मैं क्यों ये आपको ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाहर की बात बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से, उसी से लिंक होके आता है। मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा तो आपको बात समझ आएगी। ठीक है, तो अब इसलिए बेड डेट की जो एंट्री है जो हमें करनी होती है, वो क्या करनी होती है, वो एंट्री आपको वही पता है, वो एंट्री कोई नई नहीं लिखवाऊंगा मैं। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये आपकी एंट्री। ठीक है जी, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी ओके हो गई। फर्स्ट में मैंने आपको फर्स्ट नंबर में जो एंट्री लिखवाई वो बेड डेट की एंट्री लिखवाई, उसमें मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि हम यहाँ पे जो बेड डेट की एंट्री लिख रहे हैं वो नए बेड डेट की एंट्री लिख रहे हैं, फर्दर बेड डेट जो ट्रायल बैलेंस के बाहर भी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर का बेड डेट है वो ऑलरेडी पुराना है, एग्जिस्टिंग है, उसकी एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी होगी। ये पार्ट क्लियर हो गया हमको? ठीक है, ये समझ आ गया। तो फर्स्ट इज ओके। सेकेंड, सेकेंड है अब आपका मेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की क्या एंट्री। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, क्यों बन रहा है, ये तो आपको समझ आ गया। अब इसमें आपको समझ आएगा कि अकाउंटिंग कैसे होती है, इसकी क्या बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं, कैसे कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है, सब समझ आएगा। तो यहाँ पे बच्चों अकाउंटिंग करने के मैं आपको बता देता हूं, दो मेथड्स होते हैं, दो नजरिए होते हैं, जिसका अल्टीमेट इफेक्ट मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, अल्टीमेट इफेक्ट सेम होता है, अल्टीमेट फाइनल इफेक्ट दोनों मेथड्स में सेम आता है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। एंट्रीज को रूट करने का तरीका, आपसी एडजस्टमेंट करने का तरीका, ये सब बदल जाता है, लेकिन फाइनल इफेक्ट सेम आएगा। ये सब समझ आएगा धीरे धीरे, मैं आपको एग्जाम्पल वगैरह सब कॉन्सेप्चुअली कराऊंगा। तो धीरे धीरे एकदम मेथड्स कितने आपको मैं सिखाऊंगा, दो मेथड सिखाऊंगा मैं, क्या ये इंस्टीट्यूट का प्रिस्क्राइब भी है, दोनों मेथड्स आपके प्रिस्क्राइब्ड है, ये दोनों मेथड्स होते भी हैं और आपको ये सीखने भी है। ठीक है, तो एक ही करके दोनों मेथड सीखेंगे। तो अभी हम लोग सेकंड पार्ट में अटके हुए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसी में मेरा असली टाइम जाएगा समझाने में।
तो मेथड 1 लिखना, बैड डेट्स एडजस्टेड विद प्रोविजन। और ये वाला जो मेथड है ना बच्चों, ये ज्यादा एक लॉजिकल मेथड है। मेथड 1 मतलब ये कोई किसी ने बोला नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं। इट इज मोर लॉजिकल मेथड, ज्यादा सेंस बनाता है, इट्स मोर सेंसेबल कह सकते हो, कि ज्यादा सेंस आता है इस मेथड 1 में अगर आप मुझसे पूछोगे। तो मेथड 1 कहता है कि भाई जो बैड डेट्स हैं, जो भी बैड डेट्स हैं, चाहे पुराने चाहे नए, जो भी बैड डेट्स हो गए अब तक, उसको प्रोविजन से एडजस्ट करो। भाई क्यों? क्योंकि प्रोविजन आपने बनाया क्यों था? आपने फ्यूचर में होने वाले बैड डेट्स के लिए तो बनाया था। अब जब बैड डेट्स हो रहे हैं तो उसके लिए जब आपने प्रोविजन बना रखा है तो उसको एडजस्ट करो ना, नहीं तो प्रोविजन बनाया क्यों था आपने? पॉइंट समझ आ रहा है? तो क्योंकि हमने प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो अब अगर फ्यूचर में बैड डेट होते हैं तो उस बैड डेट को आप प्रोविजन से एडजस्ट कर लो। क्योंकि बैड डेट जिंदगी में आया क्यों था? पर्पस होता है ना, हर किसी की जिंदगी का एक पर्पस होता है, कहते हैं हम लोग। हर किसी का लाइफ का एक पर्पस होता है। कहते हैं भाई जो भी चीज, जो भी इंसान, जो भी जीव जंतु इस दुनिया में आते हैं वो किसी मकसद से आते हैं, कि फिलोसफिकली बोला जाता है, बहुत सारे रिलीजियस लोग बोलते हैं। तो वैसे ही भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इस धरती पे आया क्यों था, उसका जन्म क्यों किया था हमने? क्योंकि फ्यूचर में अगर बैड डेट होगा तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी हथियार तैयार होगा। अब जब बैड डेट हो रहा है, आपके पास हथियार तैयार है, तो हथियार को यूज करो ना। समझ आ रही बात? तो हथियार यूज करने के लिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई अब क्योंकि आपके पास एक हथियार रखा हुआ था, तो अब आप उस बैड डेट को हथियार से मारो, एडजस्ट करो मतलब। ठीक है, इसमें लिखना फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ बेड डेट विद प्रोविजन। तो ये एडजस्टमेंट कैसी की जाती है? हाउ इज दिस एडजस्टमेंट डन? बहुत सिंपल है भाई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बच्चों एक लाइबिलिटी होती है, ये एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, इट इज अ लाइबिलिटी। तो अब जब हम एडजस्टमेंट करते हैं प्रोविजन से, तो हमें प्रोविजन को कम करना होता है, लाइबिलिटी को कम करना होता है। और लाइबिलिटी को कम करने के लिए जो एंट्री होती है, या जो हमें अकाउंट होता है लाइबिलिटी का, उसको डेबिट करना होता है। तो इसलिए हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री हो गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। ठीक है, टू बैड डेट अकाउंट। बैड डेट अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पहले जब बैड डेट रिकॉर्ड करी होगी तो डेबिट किया होगा ना। ये वाली एंट्री देखो, इसमें हमने बैड डेट अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। इवन अगर एग्जिस्टिंग कोई बैड डेट होगा ट्रायल बैलेंस वाला, उसको भी हमने कभी ना कभी डेबिट किया होगा, मतलब बैड डेट डेबिट में ही खड़ा होगा। तो अब उसको हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें आप ब्रैकेट में लिख लो, इसमें दोनों भी बैड डेट्स लेने, एग्जिस्टिंग यानी जो ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, प्लस फर्दर जो नए वाले बैड डेट थे जो ट्रायल बैलेंस के बाहर थे, दोनों भी आपको लेने हैं। बिकॉज पुराने हो चाहे नए हो, क्या है, बैड डेट है, बैड डेट तो बैड डेट है, उसको आपको प्रोविजन से एडजस्ट करना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ना अब मैं हेयर ऑनवर्ड्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को बार बार पूरा लिखने की जगह शॉर्ट में लिख दिया करूंगा, पीडीडी। हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे पीडीडी। ठीक है, तो अब भी जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा तो मैं इसको शॉर्ट में पीडीडी लिख दूंगा, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो ये एंट्री क्लियर हो गई। ठीक है, सेकंड सेकंड लिखना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो मैं एक स्टार भी लगा देता हूं। धीरे धीरे सब समझ आएगा आपको। क्रिएटिंग नेसेसरी प्रोविजन, क्रिएटिंग नेसेसरी प्रोविजन एट ईयर एंड, क्रिएटिंग नेसेसरी प्रोविजन एट ईयर एंड। तो अगर आपको प्रोविजन कुछ और बनानी पड़ रही है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अब वो कैसे पता लगेगा सर बनानी पड़ेगी और नहीं बनानी पड़ेगी, क्या होगा, कैलकुलेशन कैसे होगी, सब सीखोगे भाई, सब चैम्प्स बन जाओगे आप, इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन धीरे धीरे सीढ़ी एक एक करके चढ़ेंगे हम लोग। तो पहले मैं आपको एंट्री लिखवा देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, शॉर्ट में लिख देते पीडीडी। ठीक है, तो कितना बनाना है, नहीं बनाना, सब समझ आएगा। लिखवाऊंगा, तरीका बताऊंगा निकालने का, एग्जाम्पल कराऊंगा, सब कराऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, अब ये अमाउंट निकालने का तरीका क्या है,
पहले मैं आपको एक फॉर्मूला फॉर्म में लिखवा देता हूं कि हाउ इज दिस अमाउंट कैलकुलेटेड। ये वाला अमाउंट जो हमने बोला कि भाई हमें प्रोविजन नया बनाना पड़ रहा है, कितना बनाना पड़ रहा है, ये कैसे पता लगेगा। तो ये आप लिख लो, पहले मैं आपको फॉर्मूला फॉर्म में लिखवा देता हूं। क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, इसमें ऐड करना टोटल बैड डेट्स, टोटल बैड डेट्स। व्हेन आई से टोटल, अगेन हियर आई मीन एग्जिस्टिंग प्लस फर्दर। अब मैं ये सब बता चुका हूं कि एग्जिस्टिंग बैड डेट कौन से वाले हैं, फर्दर वाले कौन से वाले हैं, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, दोनों भी आपको लेना है। लेस ओपनिंग प्रोविजन, ये हो गया अमाउंट टू बी चार्ज्ड टू पीएनएल। तो ऐसे करके आपका अमाउंट निकलेगा ये वाला, जिसकी आप ये वाली एंट्री करोगे, जिसमें आपको क्लोजिंग प्रोविजन लेना है, ऐड करना है टोटल बैड डेट जिसमें एग्जिस्टिंग प्लस फर्दर दोनों आ गए, लेस आपको करना है ओपनिंग प्रोविजन। क्या सर इसको निकालने का एक बेहतर तरीका भी हो सकता है? तो चलो फॉर्मूला फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में निकाल लेंगे, बट क्या इसको निकालने का कोई एक बेहतर तरीका है? तो मैं मेरे हिसाब से इसको निकालने का ज्यादा अच्छा जो तरीका है वो क्या है, तो लिखना और इसी को निकालने का एक तरीका। और मेरी एडवाइस रहेगी, मेरी एडवाइस रहती है कि आप हमेशा ऐसे निकालो रफ में, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना लो, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एक लेजर अकाउंट बना लो, इससे ना आसान ज्यादा हो जाता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है, इससे ज्यादा बच्चों को बेहतर समझ आता है। हालांकि आप दोनों भी तरीके से, मैं आपको टैली भी करवा दूंगा दोनों तरीकों को, कि अल्टीमेटली में जो अकाउंट में दिखाऊंगा ना वही अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म में बनाओगे तो बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूं कि इससे ज्यादा चीजें आसान हो जाती है। तो अकाउंट बनाने के लिए बस मन में क्या याद रखना है, अकाउंट बनाने के लिए आपको मन में याद रखना है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट होता है ये बेसिकली एक लाइबिलिटी अकाउंट है। इट इज बेसिकली अ लाइबिलिटी, ये याद रखो। तो अब ये देखो कैसे अकाउंट बनेगा, लाइबिलिटी है तो एग्जिस्टिंग जो प्रोविजन होगा उसको हम यहां पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये फिगर आपको पता है कैसे निकली, पता लगेगी, ये फिगर आपको पता लगेगी ट्रायल बैलेंस से, जो आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। तो इसको हम बोल देंगे एग्जिस्टिंग प्रोविजन, एग्जिस्टिंग या ओपनिंग प्रोविजन, और ये आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आ जाएगी। अच्छा, जो हमने ये वाली एंट्री करी, ये क्या आप इस एंट्री की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में पोस्टिंग नहीं कर सकते? अगर आपको ये एंट्री क्लियर हो गई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसकी पोस्टिंग यहां पे डेबिट में हो जाएगी टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स। तो अपने क्लैरिटी के लिए यहां दोबारा लिख लो, इसमें अगेन दोनों ही आ रहे हैं, फर्दर भी आ रहे हैं प्लस एग्जिस्टिंग बैड डेट्स भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। तो कुछ नहीं किया मैंने, उस एंट्री की बस पोस्टिंग कर दी, ठीक है। अच्छा, फिर आपको यहां पे लिखना है टू बैलेंस, थोड़ी सी और जगह छोड़ के, टू बैलेंस कैरेड डाउन, टू बैलेंस कैरेड डाउन, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड, क्लोजिंग प्रोविजन टू बी मेंटेन। बस अब आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, मेजॉरिटी केसेस में बचेगा यहां पे, ये बचेगा आपका मेजॉरिटी केसेस में बैलेंसिंग फिगर। तो बस इस बैलेंसिंग फिगर को आपको लिख देना है बाई पीएनएल अकाउंट। ये वो है आपको जिसकी आपको एंट्री करनी है यहाँ पे। तो ये अमाउंट कैलकुलेट करने का सेम वही तरीका है। तो देखो ये अमाउंट कैसा आप निकाला, अब यहाँ पे आप देखना मैंने क्या किया, इसी को बेसिकली स्टेटमेंट फॉर्म में कर दिया। हमने यहाँ पे क्या लिया, बैड डेट्स लिया प्लस क्लोजिंग प्रोविजन किया माइनस ओपनिंग प्रोविजन माइनस कर दिया।
तो आपका ये वाला फिगर निकल के आ गया। तो ये इसी चीज को मैंने यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में किया कि पहले क्लोजिंग प्रोविजन ले लिया, फिर बैड डेट्स ले लिए, उसमें से मैंने ओपनिंग प्रोविजन माइनस कर दिया, तो आपका पीएनएल वाला अमाउंट निकल के आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको अभी भी पता है एक चीज मैंने अभी भी सस्पेंस रखी है कि सर ये अमाउंट कैसे निकलेगा, बैलेंस सीडी वाला, ये क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकलेगा, जिसको मैं देखो ग्रीन से कलर कर रहा हूं, मैं ग्रीन से कलर कर रहा हूं जिसको, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बाद में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, सब कुछ सीखोगे स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ सीखोगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे को आपको मेथड 2 कराना है। ठीक है, दिस इज मेथड नंबर 1 विच मेक्स मोर सेंस, लेकिन इसको करने का एक और मेथड होता है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 इसमें लिखना बैड डेट्स ट्रांसफर टू पीएनएल डायरेक्टली, बैड डेट्स ट्रांसफर टू पीएनएल डायरेक्टली। यानी कि अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार ठीक है बैड डेट है ना, इसको सीधा पीएनएल में डालो, लॉस है, इवन अगर प्रोविजन है तो भी कोई बात नहीं, पीएनएल में डाल दो सीधा बैड डेट्स को, तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते, ये भी कर सकते। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं इट मेक्स मोर सेंस टू यूज मेथड 1 कि आप पहले प्रोविजन से एडजस्ट कर दो बैड डेट्स को, बिकॉज वो प्रोविजन बनाया ही उसी रीजन से। लेकिन ये भी एक तरीका है जो फॉलो किया जा सकता है, जो आपको बेसिकली आना भी चाहिए। तो इसमें लिखना, फर्स्ट लिखना ट्रांसफर ऑल बैड डेट्स टू पीएनएल, ट्रांसफर ऑल बैड डेट्स टू पीएनएल। देखो बैड डेट्स की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके होंगे, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो चाहे कुछ भी हो, अब उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना है क्योंकि एक लॉस है, तो उसकी एंट्री हो गई पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। फिर से वही बात है जो ध्यान रखनी है आपको, यहां एग्जिस्टिंग भी आ गया, एग्जिस्टिंग बैड डेट भी आ गया, प्लस फर्दर बैड डेट भी आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड, सेकंड लिखना क्रिएटिंग बैलेंस प्रोविजन, क्रिएटिंग बैलेंस प्रोविजन, इसमें लिखना एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। और इसमें अमाउंट कौन सा आता है, अमाउंट क्या आता है, इसमें लिखना क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। फिर वही बात हो गई भाई, फिर से ये जो क्लोजिंग प्रोविजन है अभी मैंने आपको नहीं बताया ये कैसे निकालता है, आसान है बहुत निकालना, बट ये अभी आपको बता दूंगा मैं। तो ऊपर भी आ रहा है क्लोजिंग प्रोविजन मेथड नंबर 1 में, वहां भी मैंने इसी कलर से देखो हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम वही सेम फिगर यहाँ पे भी आ रही है, तो एक साथ ही आपको लिखवा दूंगा कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। अब बिफोर मैं आपको ये क्लोजिंग प्रोविजन वाला पार्ट बताऊं, वैसे यही आपका इतना ही है, आपको एक बात और मुझे बतानी है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रादर देन कि और प्रोविजन बनाना है, जैसे मैंने यहां पे बनाया या फिर मैंने यहां पे बनाया था, ये हमें कभी कभी प्रोविजन रिवर्स भी करना पड़ जाता है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्रोविजन जो बना होता है वो एक्सेस होता है, एक्स्ट्रा होता है, हमें इतनी प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो हमें जो एक्सेस प्रोविजन है उसे खत्म करना पड़ जाता है, और उसको करने के लिए आपको बस इसकी उल्टी एंट्री पास करनी पड़ती है। तो मैं दोनों जगह बता देता हूं। और तो अगर भाई मैं भी मेथड नंबर 2 पे ही हूं, अगर ओपनिंग प्रोविजन मानो उल्टा केस है कि आपका ओपनिंग प्रोविजन क्लोजिंग प्रोविजन से ज्यादा है, मतलब आपको यहां पे क्लियर कट दिखेगा, क्लोजिंग प्रोविजन मतलब वो प्रोविजन जो आपको मेंटेन करना है, ओपनिंग प्रोविजन मतलब एक तरह से जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। तो आपका जो प्रोविजन जो आपको मेंटेन करना है, लिखना मत, मानो 10,000 रुपए मेंटेन करना है,
लेकिन आपका ऑलरेडी 1500 रुपए का प्रोविजन बना हुआ है। भाई वही बात है ना, आपको प्रोविजन चाहिए 1000 रुपए का, लेकिन है आपके पास 1500 का, तो यहाँ पे एक्सेस प्रोविजन हो गया 500 रुपए का। तो अब क्या करोगे, इस एक्सेस प्रोविजन को खत्म कर दोगे। तो बस, अगर ओपनिंग प्रोविजन आपका क्लोजिंग प्रोविजन से ज्यादा है तो जो डिफरेंस है उसको हम बेसिकली बोलते हैं एक्सेस प्रोविजन। तो यहां पे आप लिख दो, इसका जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रोविजन, कि एक्स्ट्रा प्रोविजन बना हुआ है। और इसको खत्म करने के लिए हम उल्टी एंट्री करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो यहां पे भी अमाउंट लिख देते हैं, तो यहां उल्टा होगा, ओपनिंग प्रोविजन माइनस क्लोजिंग प्रोविजन। बात वही है अभी भी, हर जगह मैं कलर कर देता हूं ग्रीन से, हर जगह मैं ग्रीन से कलर कर देता हूं, इसमें नहीं करना था, सॉरी। तो देखो ये क्लोजिंग प्रोविजन अभी मुझे आपको बताना है, ये क्लोजिंग प्रोविजन हो गया, ये सब अभी मुझे आपको बताना है। अच्छा सर, मेथड 1 में भी ऐसा हो सकता है कि एक्सेस प्रोविजन हो? मेथड 1 में हो सकता है, बस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आपका यहां पे बैलेंस बच जाता है मेथड नंबर 1 में, मानो इस तरफ उल्टी साइड, तो ये होगा बच्चों एक्सेस प्रोविजन। तो देखो इसको हम टू पीएनएल लिख देंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ये एक्सेस प्रोविजन है। तो ऐसा कम होता है, बट होने को कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई नियम नहीं कि ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलो यहां तक बात ओके हो गई। अब फाइनली बड़ा सितारा डाल के क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकालते हैं। भाई दोनों मेथड में इसकी जरूरत पड़ेगी अल्टीमेटली, चाहे मेथड 1 फॉलो करो चाहे मेथड 2 फॉलो करो, आपको दोनों जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हाउ डू वी कैलकुलेट क्लोजिंग प्रोविजन? वेरी इजी, बहुत सिंपल है, इट इज वेरी वेरी इजी। तो लिख लो इसमें मैं क्लैरिफिकेशन के लिख लेता हूं, सेम अंडर both methods, same under both methods। ठीक है, दोनों जगह सेम है। तो देखो कैसे निकालना है ये आपको। तो आपको डेटर बैलेंस गिवन होगा, या आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, इन ट्रायल बैलेंस, टीवी बोले तो ट्रायल बैलेंस। इसमें से बस कुछ नहीं करना, आपको फर्दर बैड डेट्स जो हुए होंगे ना, जिसकी आपने एंट्री बिल्कुल सबसे पहले पास करी थी, जिसकी एंट्री आपने सबसे पहले पास करी थी, वो आपको फर्दर बैड डेट्स माइनस कर दें। तो ये जो फिगर निकल के आएगी, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं ए बोल देता हूं। बस क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, क्लोजिंग प्रोविजन इज इक्वल टू ए इनटू रेट अपॉन 100। तो प्रोविजन का कितना रेट है यह आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। तो बस ए इंटू रेट अपॉन 100, तो आपका क्लोजिंग प्रोविजन निकल के आ जाएगा। तो आपका क्लोजिंग प्रोविजन निकल के आ जाएगा। दोनों मेथड्स में ऐसी है, और ये अगेन कोई रटने वाली बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, रटना नहीं है, बहुत लॉजिकल बात है। आपने फर्दर बेड डेट्स की क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एंट्री करी, ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स आ रहे होंगे, हमने क्या बोला था, ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स आ रहे होंगे उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैड डेट्स एडजस्टेड होंगे, क्योंकि भाई उसकी एंट्री ऑलरेडी पास्ट होगी। तो एग्जिस्टिंग बैड डेट्स जो है ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स आ रहे हैं वो माइनस करने के बाद ही डेटर्स आ रहे होंगे। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फर्दर बैड डेट्स आए, ये वाले जिसकी आपने एंट्री बाद में पास करी, तो इसकी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हुआ। इसलिए आपको सिर्फ फर्दर बैड डेट्स माइनस करना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है बात। ठीक है, फिर भी ना समझ आए तो रटने का तो ऑप्शन हमेशा ओपन ही है। को मैं नोट्स लिखवा रहा हूं, चाहे बच्चा समझ के लिखे तो भी उसका काम चलेगा, चाहे बच्चा रट के काम करे तो भी उसका काम चलेगा, दोनों तरीके से उसका काम चलेगा। तो एक ये बात हो गई। और फाइनल दूसरी बात जो आपको मुझे सिखानी है वो है बैलेंस शीट में आपको डेटर्स कैसे दिखाने हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन कि डेटर्स इसकी इसमें बैलेंस शीट में कैसे दिखेंगे। तो मैं एसेट साइड को जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाऊंगा,
क्योंकि मुझे लाइबिलिटी साइड में कुछ करना नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए बना रहा हूँ लाइबिलिटी साइड। मेन एसेट साइड है, क्योंकि डेटर्स कहाँ आते हैं, एसेट साइड पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेटर्स गिवन होंगे। ठीक है, ये एज पर ट्रायल बैलेंस गिवन होंगे, ये ट्रायल बैलेंस वाले डेटर्स हो गए। इसमें से सबसे पहले आपने माइनस करना है फर्दर बैड डेट्स। तो ये आपका वही ए वाली फिगर निकल के आ जाएगी ऊपर जो हमने ए निकाली थी। और फिर इसमें से आपको माइनस करना है क्लोजिंग प्रोविजन, जिस पे आपने क्लोजिंग प्रोविजन निकाला ना, वो इसमें से माइनस करना है। ये करने के बाद जो फिगर आएगी, फाइनल फिगर आपकी यहां बाहर आएगी। बस ये और आप बना लो कि ऐसे आपको बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन करनी, पता होना चाहिए भाई, चाहे इसकी रिक्वायरमेंट कभी पड़े ना पड़े, बट यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल आप जो बनोगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, एक ए टू लेके ए से लेके जेड तक पूरा सब कुछ क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है सर, मेथड 1 2 लिख लिए, सब अच्छे से हमने नोटिंग कर ली, जितना पॉसिबल हो सका हमने समझ भी लिया। अब सर हमें फाइनली प्रैक्टिकली फिगर्स ले लेके चीजें समझाओ। तो आओ मेरे साथ साथ एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। तो जितनी बात आपको समझ नहीं आ पाई वो अब आपको इस एग्जाम्पल से समझ आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट और समराइज्ड वे में एग्जाम्पल लिखेंगे टाइम बचाने के लिए। तो मैं आपको एक ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दे रहा हूं, पूरी नहीं दे रहा भाई बैठ के, क्योंकि हमें पूरी ट्रायल बैलेंस की अभी जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, हमें सिर्फ रेलिवेंट चीजों की जरूरत है। तो इसमें लिखना, तो ट्रायल बैलेंस का एक डेबिट कॉलम होता है, एक क्रेडिट कॉलम होता है। तो ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको दे रखे हैं डेटर्स, डेटर्स एसेट है तो डेबिट के नीचे गिवन होंगे 1 लाख। फिर मैंने आपको दिया रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीडीडी, शॉर्ट में पीडीडी लिख सकते हो आप इसको अभी के लिए, क्योंकि लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट के नीचे होगा 5,000। फिर मैंने आपको बैड डेट्स भी दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, क्योंकि ये लॉस है तो आपको ये डेबिट के नीचे दिख रहा होगा 10,000 रुपए। तो देखो ये कौन से बैड डेट्स हैं, ये एग्जिस्टिंग बैड डेट्स है, प्रोविजन एग्जिस्टिंग है, डेटर्स एग्जिस्टिंग है, सारी एग्जिस्टिंग फिगर्स है। फिर मैं आपको नीचे देता हूं एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसमें लिखना, पहली बैड डेट्स ₹8,000, दूसरी provision is to be created at the rate of 7%. Provision is to be created at the rate of 7%. Show accounting treatment under both the methods. लो जी, बन गया आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो इससे क्या आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे आपको पूरी अकाउंटिंग करनी है ए से लेके जी तक। पहले इसकी नोटिंग कर लेना। तो पहले इसकी नोटिंग करने के बाद मुझे बताओ, पहली हमने जो बात सीखी थी कि भाई ट्रायल बैलेंस में ये वाले जो बैड डेट्स दे रखे हैं ये एग्जिस्टिंग बैड डेट्स हैं, और जो मैंने आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर जो दिए ये फर्दर बैड डेट्स है। दोनों अपने अलग अलग बैड डेट्स है, एक है जो पुराने एग्जिस्टिंग बैड डेट्स होंगे, एक है जो और नए बैड डेट्स हो। अब मुझे करनी है अकाउंटिंग, अब मुझे करनी है अकाउंटिंग सोल्यूशन। तो पहले मेथड 1 करते हैं। मेथड 1, तो पहली एंट्री इसमें क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी किसकी, फर्दर बैड डेट्स की, और इसकी क्या एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, तो ये सिर्फ फर्दर बैड डेट्स की है, यानी 8,000 रुपए वाले।
फर्दर बेड डेट्स की एंट्री होगी। दूसरी एंट्री मेथड वन में आप अपना नोट्स में देखते रहना, चलो मैं आपको दिखाते रहता हूं, यहां से मैं आपको दिखाते रहता हूं। तो पहले हमने फर्दर बेड डेट्स की एंट्री कर ली, ये वाली यहां पे ये जो लिखी थी। अब हमें मेथड वन में सबसे पहले क्या करना है, बेड डेट्स को एडजस्ट करना है विद प्रोविजन। तो ये भी कर लेते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ बेड डेट्स विद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसकी क्या एंट्री होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट। और ध्यान क्या रखना है भाई, यहां पे अब दोनों बेड डेट आएंगे भाई, पुराने भी तो होंगे ना बेड डेट के अंदर, पुराने तो है ही, पुराने तो बेड डेट के अंदर आ ही रहे हैं 10,000 रुपए, और आपने नई भी रिकॉर्ड कर दिए। 10,000 पुराने वाले हैं, 8,000 आपने अभी नई रिकॉर्ड कर दी, तो अब आपके टोटल बेड डेट्स वैसे 18,000 हो गए। तो दोनों ही तो करोगे आप एडजस्ट, भेदभाव थोड़ी कर दोगे पुराने और नए में। 18,000 रुपए, ठीक है। फिर तीसरी एंट्री हमने सीखी थी जो होती है क्रिएटिंग रिक्वायर्ड प्रोविजन, ठीक है। हालांकि यहां रिवर्सल भी हो सकता है, तो इसकी एंट्री जो भी है ये अभी हम निकाल लेते हैं कि भाई कितनी प्रोविजन हमको और बनानी है, कितनी प्रोविजन हमें और बनानी है। इसके लिए मैंने जो तरीका आपको बताया, आपको दोनों तरीके से बता देता हूं, बट पहले मैं आपको बनवाता हूं एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाना मेरे साथ साथ। चलो, तो यहां हमें सबसे पहले लेना है ओपनिंग प्रोविजन यानी एग्जिस्टिंग प्रोविजन। ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिख जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना है, 5,000 रुपीज का है। तो ये आपका एग्जिस्टिंग प्रोविजन है जिसको हम लाइक ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 5,000। उसके बाद फिर हमको दोनों भी बेड डेट्स यानी एग्जिस्टिंग भी और नए वाले भी, दोनों भी बेड डेट्स को यहाँ पे ले लेना है। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे देखो इसकी एंट्री करी रखी है ये वाली, इसकी आपको सिंपली पोस्टिंग करनी है, ये एंट्री नंबर 2 की। बट चलो मैं यहाँ पे दोबारा से क्लैरिटी के लिए लिख देता हूं कि हमें दोनों बेड डेट्स यहाँ पे लेके चलने हैं 10 + 8। ये आ गया 18, ठीक है। तो आप चाहे लिख लेना, इसको लिंक कर देना, रेफर एंट्री नंबर 2 जो हमने ऊपर करी है। उसके बाद आपको क्लोजिंग प्रोविजन लेना है, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये क्लोजिंग प्रोविजन, ये निकाल लो क्लोजिंग प्रोविजन। इसके लिए मैंने क्या सिखाया आपको, डेटर्स लो जो ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, डेटर्स लेना जो ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं। तो डेटर्स में अभी एग्जिस्टिंग मेरे डेटर्स कितने, एग्जिस्टिंग डेटर्स है मेरे 1,00,000 रुपीज के। लेकिन इसके बाद ट्रायल बैलेंस के डेटर्स आने के बाद हमने क्या किया, हमने ये वाली एंट्री पास कर दी, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो इससे मेरे डेटर्स अब 8,000 रुपए से कम हो जाएंगे। तो लेस फर्दर बेड डेट्स 8,000। तो अब आपके रिमेनिंग डेटर्स कितने हो गए, ये हो गए सर 92,000 के। इसको मैंने अपने कॉन्सेप्ट में ए बोल दिया था, लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं ऐसे लिख रहा हूं कि ए बोल दिया था। तो देयरफॉर क्लोजिंग प्रोविजन कितना हो गया, ए यानी 92,000 इंटू रेट। रेट आपको गिवन होगा, रेट कोई आपको अपने दिमाग से नहीं सोचना, रेट आपको गिवन होगा। तो देखो मैंने रेट कितना बता रखा है कि प्रोविजन का रेट आपको कितना मेंटेन करके चलना है, 7%। तो ये निकाल लो कितना आ रहा है, 92,000 इंटू 7%, ये आ रहा है 6,440, 6,440। बस पुट कर दो इसको यहाँ पे 6,440, बस। तो टोटल आ गया 24,440। तो आपका जो बैलेंस बच के आ गया वो यहां पे बच के आ गया, कितना बच के आ गया, ये आ गया 19,440। इसको क्या लिख दोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी को आप स्टेटमेंट फॉर्म में कर सकते थे, इसी काम को आप स्टेटमेंट फॉर्म में कर सकते थे। उसके लिए आपको क्या करना था, आपको लेना था सबसे पहले क्लोजिंग प्रोविजन। तो क्लोजिंग प्रोविजन ये रहा 6,440, जो ऊपर निकाल दिया। इसमें प्लस करना है आपको बेड डेट्स, टोटल बेड डेट्स, मैंने बोले थे टोटल बेड डेट्स वही
फर्दर वाले भी, न्यू वाले भी, तो ये हो गए 18,000, मतलब फर्दर वाले भी एग्जिस्टिंग वाले भी, माइनस क्लोजिंग माइनस सॉरी ओपनिंग प्रोविजन। ओपनिंग प्रोविजन कितना था? ओपनिंग प्रोविजन था 5,000, नोट्स में चेक कर लेना। तो भाई कुछ है नहीं, अकाउंट को ही मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में प्लस माइनस करके दिखा दिया, काम वही करा है, सेम काम। तो ये भी आप करके देख लेना, ये भी सेम फिगर आ जाएगी 19,440, 19,440। बस इसकी एंट्री ड्राफ्ट कर दो, ऊपर जगह छोड़ रखी थी मैंने। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, तो ये आ गया 19,440। डन, क्लैरिटी हो गई एकदम बढ़िया, समझ आ गया ये। यस, मेथड 1 ओके हो गया, ये मेथड 1 था। अब मेथड 2 कर लेते हैं। चलो तो मेथड 2 भी कर लो। तो मेथड 2 में कुछ है नहीं, मेथड 2 में है नहीं कुछ। पहली एंट्री यहां पे भी वही है, फर्दर बैड डेट्स की, ये तो करनी है ना, तो ये एंट्री तो करनी है, तो इसकी एंट्री वही सेम रिपीट होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। पहले एंट्री तो ये हो गई, फर्दर बैड डेट्स 8,000। फिर एंट्री नंबर 2, ये मैंने बोला था ट्रांसफर ऑल बैड डेट्स टू पीएनएल, कि यहां पे अब हम सारे बैड डेट्स को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। बोलते हो कि भाई ठीक है, दोनों भी नुकसान है, तो इसकी एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, टू बैड डेट्स अकाउंट। तो ये हो गया टोटल, दोनों भी 10,000 वाला पुराना भी और नया वाला 18 भी, जो 10 नया वाला 8 भी, तो टोटल हो गया 18। तो इसमें दोनों भी आ गए, लिख लेता हूं फिर से। 10,000 जो एग्जिस्टिंग बैड डेट्स थे प्लस 8,000 जो मेरे फर्दर बैड डेट्स हैं, दोनों भी यहां पे हमने ले लिए 18,000 बस। और थर्ड एंट्री थी आपकी क्रिएटिंग रिक्वायर प्रोविजन, क्रिएटिंग बैलेंस प्रोविजन, क्रिएटिंग बैलेंस प्रोविजन। ठीक है, तो बैलेंस प्रोविजन के लिए क्या मैंने तरीका बताया था, बैलेंस प्रोविजन इज इक्वल टू क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। तो दोबारा मत मेहनत करना, क्लोजिंग प्रोविजन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा जब हमने निकाला था 6440, ये निकाल लिया था हमने ऑलरेडी क्लोजिंग प्रोविजन 6440 माइनस ओपनिंग प्रोविजन कितना था, ओपनिंग प्रोविजन मतलब ट्रायल बैलेंस वाला प्रोविजन, कहीं से भी देख लो भाई, वो ये रहा 5,000 रुपए। तो ये आ गया 1440, 1440। बस इसकी एंट्री कर दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 1440। सिंपल हो गई कहानी, बस यही काम करना है आपको। ठीक है, अच्छा अब क्या मैं इसके एनालिसिस भी करा दूं, एक एनालिसिस। मैंने आपको बोला था दोनों मेथड्स का अल्टीमेट इफेक्ट सेम होगा, याद है मैंने ये बात अभी थोड़ी देर पहले बोली थी जब स्टार्ट किया था। तो एनालिसिस कर लो जरा मेथड 1 में और मेथड 2 में, मेथड 1 एंड मेथड 2 साइड बाय साइड इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मेथड 1 में हमने पीएनएल में कितना टोटल अमाउंट ट्रांसफर करा, तो इसका ऐसे लिख देते हैं, हमने पीएनएल में टोटल अमाउंट कितना डेबिट करा, टोटल अमाउंट डेबिटेड इन पीएनएल। मेथड 1 में, सिर्फ मेथड 1 में झांक के देखो, सारी एंट्रीज अपनी देख के, 3 एंट्रीज हैं, पीएनएल अकाउंट को ढूंढो कि हमने पीएनएल अकाउंट में कितना अमाउंट डाला। तो बस एंट्री नंबर 3 में हमने पीएनएल अकाउंट में डाल रखा है, डेबिट कर रखा है 19,440, बस। और सेम मेथड 2 में भी देख लो, मेथड 2 में, तो मेथड 2 में कितना हमने पीएनएल में डाला है, तो मेथड 2 में एक तो ये 18,000 रुपए भी डाला है, प्लस ये हमने 1440 भी डाला है, दोनों मतलब एंट्री नंबर 2 और 3 में। तो 18,000 रुपए हमने डाला एंट्री नंबर 2 में, और प्लस 1440 हमने डाला एंट्री नंबर 3 में।
तो टोटल कितना आ गया 19440, 19440। तो दोनों जगह अगर आप चेक करोगे, दोनों भी जगह आपने कितना अमाउंट डेबिट किया है अल्टीमेटली पीएनएल में, कितना इफेक्ट गया पीएनएल में डेबिट में, सेम गया। तो दोनों भी मेथड में इफेक्ट आपका सेम आएगा। समझ आ गई बात? तो दोनों भी मेथड्स में आपका जो अल्टीमेट इफेक्ट गया है पीएनएल में सेम गया है 19440 का, सेम। तो इसलिए दोनों मेथड्स में मैंने बोला था आपको कि इफेक्ट सेम ही जाता है। मेथड 1 कर लो चाहे मेथड 2 फॉलो करो, एक ही बात है। रादर मैं दोनों मेथड्स में बता देता हूं। दोनों मेथड्स का अगर आप क्लोजिंग प्रोविजन देखोगे, दोनों भी मेथड्स में आपका क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेम ही होगा। अपने काम ही ऐसे किया कि क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फाइनली सेम रहेगा, सेम अमाउंट रहेगा, जो कि कितना था 6440। ये भी 6440। और दोनों भी मेथड्स में भाई बैलेंस शीट अगर आप बनाओगे, अगर आप बैलेंस शीट बनाने जाओगे तो सेम ही ढंग से बनेगी जो मैंने आपको बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन सिखाई थी। दोनों मेथड्स में कोई डिफरेंस नहीं है कि आप एसेट साइड में कैसे दिखाओगे चीजों को। आप लिखोगे डेटर्स, तो डेटर्स कितने रुपए के थे, तो सर डेटर्स थे हमारे एज पर आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो थे 1 लाख, और फर्दर बैड डेट 8000 था, तो ये आ गया 1 लाख। इसमें से आप माइनस करोगे बैड डेट्स जो फर्दर वाले हैं 8000, तो ये आ गया 92000। इसमें से आप क्लोजिंग प्रोविजन माइनस कर दोगे, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6440। तो आपकी बैलेंस शीट में जो डेटर्स बाहर नजर आएंगे वो कितने के नजर आएंगे, ये कितने आ रहे हैं 92 माइनस 6440, 85560, 85560। ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, एक इलस्ट्रेशन आपके स्टडी मटेरियल का दिखा देते हैं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 53 देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 53 आपके स्टडी मटेरियल का, यह है पेज नंबर 117 पे, पेज नंबर 117 पे इलस्ट्रेशन नंबर 53। कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ एक्स एज ऑन 31 दिसंबर 2019 इंक्लूडेड द फॉलोइंग आइटम्स। तो सन्डी डेटर्स दे रखे हैं आपको, तो बैलेंस शीट दे रखी है मतलब 31 दिसंबर 2019 की, जिसमें आपको डेटर्स दे रखे हैं 98,000 के, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस हो रखा है 2450। तो आपका नेट डेटर्स आ रहे हैं 95,550 के। ठीक है, मतलब ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसके बाद कहता है एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर्स द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेटर्स बिफोर डिडक्टिंग प्रोविजन वर एज अंडर। तो आपको अगले 2 साल के, ये आपको देखो 31 दिसंबर 2019 का दे रखा है मामला, फिर आपको अगले 2 साल के अंत में डेटर्स का बैलेंस दे रखा है। उसने बोला 31 दिसंबर 2020 को डेटर का बैलेंस है 94,000 और 31 दिसंबर 2021 को है 1,02,000। ठीक है, तो मतलब आपको 2020 और 2021 दोनों के अंत में दोनों भी साल के डेटर्स के बैलेंस दे रखे हैं। ऑन ईच ऑफ दीज ईयर्स देयर वाज अ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कैलकुलेटेड ऑन द सेम परसेंटेज बेसिस एज ऑन 31 दिसंबर 2019। मतलब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट है, परसेंटेज वो सेम रखना है, वो जो 2019 में रहा था। तो चेक कर लो रेट कितना रहा भाई, अभी तक हमारा प्रोविजन का रेट कितना रहा। तो 2450 का प्रोविजन था कितने रुपए के डेटर पे, 98,000 के डेटर पे। तो परसेंटेज फॉर्म में कितना रहा होगा इंटू 100, देख लो 2450 डिवाइड बाय 98,000 इंटू 100, तो ये आ रहा है 2.5%, 2.5%। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टोटल अमाउंट ऑफ बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ बेड डेट्स रिटर्न ऑफ फ्रॉम डेटर्स अकाउंट ओवर दोस पीरियड्स पर 2020 में इतना, 2021 में इतना। इसका मतलब बेड डेट्स रिटर्न ऑफ हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जो हमारे डेटर्स के बैलेंस आ रहे हैं, जैसे 2020 में 94,000 का बैलेंस आ रहा है, ये 2600 रुपए का बेड डेट राइट ऑफ करने के बाद आ रहा होगा क्योंकि रिटर्न ऑफ हो चुका है, बोल रहा है क्लियरली। इसी तरह से 2021 में जो 1,02,000 का बेड डेट्स का बैलेंस आ रहा है, सॉरी डेटर का बैलेंस आ रहा है, वो 2300 के बेड डेट्स को माइनस करने के बाद, राइट ऑफ करने के बाद आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये एक तरह से मन में सोच लो ये एग्जिस्टिंग बेड डेट्स हो गए, फर्दर नहीं है, नए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुके हैं।
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैड डेट्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट फॉर द ईयर 2020 एंड 21 एज पर मेथड 1 एंड 2। दोनों मेथड्स में आपको दो अकाउंट बना के दिखाने हैं बस, बैड डेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। तो सर आपने बैड डेट अकाउंट तो सिखाया नहीं, बनाना सिखाया नहीं आपने। तो भाई मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखा दी ना, अगर आपको एंट्री समझ आ गई तो उससे को यूज करके क्या आप अकाउंट नहीं बना सकते? बिल्कुल सर, इतने तो हम सक्षम है। चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 53 जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों। अब मेथड नंबर 1 में तो एक आपको बनाना है बेड डेट अकाउंट 2020 एंड 21 का, तो एक साथ ही बना लेंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे दोनों सालों का कि भाई पागलों की तरह अलग अलग अकाउंट खींचे जा रहे हैं। तो बेड डेट अकाउंट बनाना है तो एक साथ ही बना देंगे दोनों सालों का। बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा, ज्यादा कुछ आएगा नहीं इसमें। और साथ में आपको बनाना है क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगेन दोनों सालों का। ये थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलो जी, तो शुरू करें। तो पहले मैं 2020 का बनाता हूं, 2020। तो जब बच्चों बेड डेट राइट ऑफ हुआ होगा तो हमने एंट्री करी होगी बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो बेड डेट में मतलब डेबिट साइड पे आ गया होगा टू डेटर अकाउंट, तो कितने रुपए का बेड डेट है भाई, कितने रुपए का? तो सर ये बेड डेट कितना था, 2600 का। और मेथड 1 कर रहे हैं तो मैंने मेथड 1 में क्या सिखाया कि हम लोग सारा बेड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं, यही सीखा ना। और उसकी एंट्री क्या सीखी हमने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बेड डेट अकाउंट। तो यानी कि हम लोग ईयर एंड पे मान लो 31 दिसंबर को हम लोग सारा का सारा बेड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से एडजस्ट कर देंगे, जिसकी पोस्टिंग आ जाएगी इधर बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 2600। दैट्स इट। सेम चीज अगले साल भी होगी, 2021 में भी होगी सेम चीज। तो जो पहले बेड डेट्स हुए वो हमने डेटर से राइट ऑफ करे होंगे, तो बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, अकॉर्डिंगली बेड डेट अकाउंट में डेबिट साइड पे आ गया। तो ये था 2300, शायद 2300 का बेड डेट था। और अगेन ईयर एंड पे हमने क्या कर दिया होगा, 31 दिसंबर को हमने ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से एडजस्ट कर दिया होगा। मेथड 1 में यही सीखा हमने। ना समझ आए तो बस लिख लेना, जर्नल एंट्री लिख लेना और उसकी बस पोस्टिंग कर रहा हूं। बेड डेट की एंट्री लिखना, उसकी पोस्टिंग है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट से एडजस्ट करना है, उसकी पोस्टिंग है। दैट्स इट। टोटलिंग वोटलिंग चलो कर लो, 2600 और 2300। बस अब आओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में। तो पहले 2020 की बात कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2020 को ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? सर 2019 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो 2019 का बैलेंस कितना था, 2450। ठीक है सर, समझ आ गया। उसके बाद सर हमने जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से बेड डेट्स एडजस्ट करा, ये वाला 2600 का, इसकी यहां पे आएगी पोस्टिंग। और हमने सीखा भी यही है। तो मान लो ये 31 दिसंबर को हो रहा होगा, डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कैसे पोस्टिंग करनी है टू बेड डेट्स अकाउंट, शॉर्ट में लिख देता हूं 2600। उसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन करना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बहुत सिंपल है सर, मतलब यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। आपको इस डेट की फाइनल डेटर की फिगर दे रखी है, आपको फाइनल डेटर की फिगर आफ्टर ऑल बेड डेट्स वगैरह बता रखे 94,000 के हैं। इस पे आपको कितना परसेंट प्रोविजन मेंटेन करना है, 2.5% का। तो 94,000 का 2.5%, सिंपल। क्योंकि इसमें कोई फर्दर बैड डेट्स की कहानी नहीं, क्योंकि जो डेटर्स में बैड डेट्स ऑलरेडी माइनस हो रखे हैं, ये बोला है क्वेश्चन ने, तो आपको वो माइनस नहीं करना। तो ये आ रहा है 2350 94 ही था ना, यस 94। बस इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो किधर चला जाएगा, वो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। तो 31 दिसंबर
2020 को इसका बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा बाय P&L अकाउंट। तो कितना बच गया ये 2600 प्लस 2350, ये हो गया 4950। तो देखो कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया ना तो देखो किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने करा नहीं अभी, एग्जाम्पल में आपने अलग वैरायटी का क्वेश्चन कराया था, ये कुछ अलग वैरायटी का है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ है, कॉन्सेप्ट पता है आपको, अकाउंटिंग पर समझ आ गई, तो कैसे भी क्वेश्चन वो बना के दे दे, कुछ भी मांग ले, आप सब कर रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब अगले साल ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 2350 यहाँ पे बाय बैलेंस, ये 2021 हो गया, सॉरी 2021 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2350। अब बिल्कुल सेम रिपीट टेलीकास्ट करना है। तो सबसे पहले बेड डेट्स जो हमने एडजस्ट करे 2021 के, वो एडजस्ट कर दो 2 बेड डेट्स, और वो हमने यहाँ बेड डेट्स अकाउंट में भी कर रखे थे 2300 के। ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग प्रोविजन टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब कितना प्रोविजन मेंटेन करना है, तो अगेन आपको 2021 के एंड के सारे डेटर्स, फाइनल डेटर्स की फिगर दे रखी है 1,02,000, इसका 2.5%, 1,02,000 का 2.5%, तो ये आ रहा है 2550। तो बस बैलेंसिंग फिगर चेक कर लो कितनी आ रही है। तो उसको हम 31 दिसंबर 2021 को लिख देंगे बाय P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। चलो 2300 प्लस 2550, तो टोटल आ गया 4850 माइनस 2350, ये आ गया 2500। चलो ये फिगर चेक कर लो आप अपनी फाइनल, ये फिगर हम आंसर से चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से। 2500 दोनों जगह 2500 ही आ रही है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। देखो ये रही 2500, ये रही 2500। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस देख लो 2550 2350। ठीक है, तो 2550 एंड 2350। चलो तो मेथड 1 समझ आ गया हमको। इत्तेफाक से दोनों साल में सेम आ रहा है 2500 2500, सब कोई मतलब इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इत्तेफाक से सेम आ रहा है। चलो मेथड नंबर 2 भी कर लेते हैं। सेम अकाउंट आपको मेथड 2 में भी बनाने, थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसमें। तो एक हमें बनाना है पहले बेड डेट अकाउंट। अब देखो मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं। मेथड 1 में मैंने ऑलरेडी कर दिया, जल्दी से कर लेते हैं इसको। तो पहले 2020, तो पहले बेड डेट्स की वही बात होगी, 2 डेटर अकाउंट डालेंगे, 2 डेटर अकाउंट। ठीक है, बेड डेट्स तो ऐसे ही डालेंगे, 2 डेटर अकाउंट यहां करके कितना था 2600। अब बस डिफरेंस क्या है, मेथड 2 में हमने सीखा कि हम लोग सारे बेड डेट्स को उठा के कहां डाल देते हैं, प्रोविजन से एडजस्ट नहीं करते, सीधा हम P&L अकाउंट में डाल देते हैं 2600। ये डिफरेंस है। सेम चीज अगले साल भी 2021, तो पहले डेटर्स रिकॉर्ड हुए होंगे, तो यहाँ 2 डेटर, सॉरी बेड डेट्स रिकॉर्ड हुए होंगे, तो 2 डेटर्स 2300 था, और ये P&L में चला जाएगा, बस ईयर एंड में हम इसको सीधा P&L में डाल देंगे उठा के 2300, मेथड नंबर 2 में। तो ये डिफरेंस हो गया। मेथड 1 में क्या क्या था, इसको प्रोविजन से एडजस्ट करा था, यहां पे हमने सीधा P&L से मतलब P&L में डाल दिया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल हो गया आप सर, तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो पहले 1 दिसंबर 2020 को, 1 जनवरी सॉरी 2020 को ओपनिंग बैलेंस कितना था, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ये तो हमने बनाया ही था पहले भी। तो ये था 2450, कितना था 2450।
अब तो कुछ करना ही नहीं सर, 31 दिसंबर 2020 को बस क्लोजिंग बैलेंस लिख दो सीधा, कोई बैड डेट वगैरह तो इसमें आएगा नहीं, वो हमने सीधा पीएनएल में डाल दिया। क्लोजिंग प्रोविजन सेम जो हमने निकाली, जैसे यहां निकाली थी 2350 सेम रहेगी, उसमें नहीं, नो चेंज 2350। तो अल्टीमेटली अब अगर आप यहां नोट करोगे, यहां नोट करोगे, देखो अब बैलेंस किधर बच गया, बैलेंस किधर बच गया, उल्टी साइड बच गया 100 रुपए का, 2 PNL, इसको अब बोल देंगे 2 PNL। ये एक्सेस प्रोविजन का केस हो गया जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, सेम डेट पे होगा 31 दिसंबर 2020। अगले साल 1 जनवरी 2021 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कितना है 2350। अब क्लोजिंग प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, 31 दिसंबर 2021 टू बैलेंस CD, ये हम निकाल चुके हैं, इसको भी सेम रहेगा, वो फिगर नहीं चेंज होगी, 2550 ये रही 2550। ये था 2450। अब आपका जो बैलेंसिंग फिगर बच गया वो यहां बच गया, कितना बच गया, 200 रुपीज। तो ये हो गया बाय PNL, बस ठीक है। एनालिसिस भी कर लो, दोनों मेथड्स की एनालिसिस कर लो, दोनों मेथड्स की एनालिसिस कर लो, करने की जरूरत नहीं, करना यही था, बट आप एनालिसिस कर लो, ठीक है। तो ये रहा मेथड 1, ये रहा मेथड 2। तो 2020 में मुझे बताओ पीएनएल में हमने मेथड 1 में कितना अमाउंट डाला, पीएनएल में क्या अमाउंट गया देख लो, आओ इधर आओ, मेथड नंबर 1 में बैड डेट्स तो हमने पीएनएल में डाला नहीं था, हमने ये 2500 रुपए की फिगर पीएनएल में डाली थी 2020 में, 2020 में 2500 रुपए की। अब मेथड 2 में पीएनएल में कितना अमाउंट गया मेथड 2 में, तो ये रहा 2600 रुपए और ये रहा 100 रुपए क्रेडिट हुआ, 2600 रुपए डेबिट हुआ पीएनएल में और 100 रुपए क्रेडिट हुआ। तो 2600 रुपए हमने क्रेडिट किया, सॉरी डेबिट किया था, और उसके बाद 100 रुपए क्रेडिट कर दिया जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे किया, तो नेट में तो अभी भी यार 2500 रुपए ही डेबिट हुआ ना पीएनएल में। सेम काम आप 2021 में कर लो, कितना गया पीएनएल में अमाउंट, मेथड 1 में देख लो पहले, तो मेथड 1 में देखो ये रहा गया 2500 रुपए ही गया था, सेम अमाउंट गया था 2500 रुपए। और मेथड 2 में कितना अमाउंट गया, मेथड 2 में देख लो, तो पीएनएल में बैड डेट से गया 2300 रुपए और यहां से गया 200 रुपए प्रोविजन से, 2300 प्लस 200, दिस कम्स आउट टू 2500। तो ये आप देख लो, एनालिसिस हो गई है आपकी सहूलियत के लिए, मैंने बस एनालिसिस करा दी कि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है जी। तो बस आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर वाला पार्ट भी करा दूंगा, वो भी हम लोग कर लेंगे, तो आपका पूरा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अब बैड डेट्स की और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की आपको ट्रीटमेंट समझ आ गई। मेन है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में आपके दो मेथड्स हैं, क्रक्स क्या है दोनों मेथड का, मेथड 1 में आपने क्या किया, मेथड 1 में हम लोग बैड डेट्स को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से एडजस्ट करते हैं, वहीं मेथड 2 में हम बैड डेट्स को डायरेक्टली पीएनएल में डालते हैं और फिर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में जो भी एक्सेस या जो भी शॉर्ट प्रोविजन है उसके लिए हम लोग पीएनएल से क्रिएट कर देते हैं प्रोविजन, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, बस ये क्रक्स है, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल भी करा दिया और एक हमने बुक का क्वेश्चन कर लिया। अगली क्लास में हम अपना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी कर लेंगे, उस पर भी मैं आपको एग्जांपल करा दूंगा और बुक का एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी डिस्कशन जो हमने आज करी सब समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आया, अगर आपको हेल्पफुल लगी है, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो मुझे अपना समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।